दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन्ड हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं 2024 में आई लापता लेडीज फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म की शुरुआत होती है। एक नवविवाहित दीपक अपनी पत्नी फूल के साथ एक शुभ अवसर के रूप में अपने गांव लौट रहा है। दीपक एक अच्छा आदमी था और आश्चर्य की बात यह है कि न तो वह और न ही उसका परिवार अपने दृष्टिकोण में बहुत अधिक पितृसत्तात्मक थे। दीपक की मासूमियत, अपनी पत्नी के प्रति उसका प्यार, उसने उसे जो सम्मान दिया और उसे लुभाने के लिए उसने जो चीजें की, वे ताजी हवा के झोंके की तरह थी। उसने फूल को हल्के में नहीं लिया और फूल ने उसे वैसे ही प्यार किया जैसे वह था। शादी समारोह समाप्त हो गए और जब दीपक का परिवार अपने गाँव के लिए रवाना हुआ तो वह एक दिन और रुक गया, क्योंकि फूल का परिवार एक मंदिर में कुछ अनुष्ठान करना चाहता था। दीपक फूल के साथ रवाना हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा, जहां उसे अपने गांव सूरजमुखी तक पहुंचने के लिए कई सार्वजनिक परिवहन बदलने पड़े। ट्रेन में दीपक ने देखा कि वहां कई नवविवाहित जोड़े बैठे थे और दुल्हनों ने एक ही रंग की पोशाक पहनी हुई थी। सभी ने अपने चेहरे घूंघट से ढके हुए थे। यह एक लंबी और प्रयासपूर्ण यात्रा थी और किसी तरह दीपक झपकी लेने में कामयाब रहे। वह अचानक उठा और उसे एहसास हुआ कि उसकी मंजिल आ गई है और देर रात हो चुकी थी जब अधिकांश यात्री सो रहे थे। वह जल्दी से उठा, अपना सामान लिया, फूल को अपने पीछे आने को कहा और ट्रेन से बाहर निकल गया। उसे यह नहीं पता था कि फूल की जगह उसके साथ एक और महिला आई है। इस महिला का नाम जया था और उसकी शादी प्रदीप नाम के लड़के से हुई थी। ऐसा लगा जैसे यह उसकी ओर से एक वास्तविक गलती थी और जया को यह एहसास भी नहीं हुआ कि यह उसका पति नहीं बल्कि एक और आदमी था जिसने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जया को इस बात का एहसास उसी वक्त हुआ जब वह ट्रेन से उतरी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर चुप रहना ही बेहतर समझा। दीपक के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बहुत गर्मजोशी और प्यार से उसका स्वागत किया। दीपक और उसके परिवार को तब झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को किसी और से बदल दिया गया है। दीपक माँ यशोदा, पिता भाभी पूनम और अन्य के साथ रहता है। जब प्रदीप का स्टेशन आया तो उसने फूल को अपनी पत्नी समझकर ट्रेन से उतरने को कहा। जब फूल को एहसास हुआ कि वह खो गई है तो उसे सदमा लग गया। वह नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है और वह उन सभी लंपट पुरुषों के बीच वास्तव में असुरक्षित महसूस करती थी जिन्होंने उसका फायदा उठाने के स्पष्ट इरादे से स्टेशन पर उसे घेर लिया था। दीपक ने फूल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसके पास उससे संपर्क करने का कोई साधन नहीं था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह अभी भी ट्रेन में थी या वह किसी स्टेशन पर उतर गई थी। दूसरी ओर फूल को एक मिला छोटू नाम के लड़के ने उसकी मदद करने का फैसला किया और वह उसे मंजूमाई नाम की महिला के पास ले गया, जिसकी स्टेशन पर ही चाय और नाश्ते की दुकान थी। मंजूमाई उस लड़की को अपने पास रखने या आश्रय देने को लेकर सशंकित थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी स्थिति से सहानुभूति होने लगी और उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। छोटू फूल को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है। फूल को वह गांव याद नहीं है जहां दीपक रहता है और उसका अपना गांव गंगापुर इस क्षेत्र के गांवों के लिए एक बहुत ही सामान्य नाम है। फूल का कहना है कि दीपक के गांव का नाम फूल से मेल खाता है। फूल कहती है कि वह अपने गांव वापस नहीं जा सकती क्योंकि दीपक द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने का दोष उस पर लगेगा। जया ने दीपक के परिवार से कुछ नहीं कहा और अपने घर का पता और फोन नंबर भी गलत दिया। वह कहती है कि उसका नाम पुष्पा है, जो पंकज की पत्नी है और वह छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। जया को पता चल गया था कि उसका मंगेतर किस तरह का आदमी है। ऐसी अफवाहें थीं कि उसने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी थी। हालांकि उस व्यक्ति का क्षेत्र में जिस तरह का प्रभाव था, उसके कारण अदालत में आरोप कभी साबित नहीं हुए। जया के पास प्रदीप का फोन था और उसने सिम कार्ड जला दिया ताकि पुलिस उसका पता न लगा सके। जया अपने सारे गहने सुरक्षित रखने के लिए यशोदा को दे देती है। दीपक जया से वादा करता है कि वह उसे घर वापस लाएगा, चाहे उसे फूल मिले या नहीं। जया नया सिम कार्ड खरीदने के लिए पारिवारिक राशन कार्ड का उपयोग करती है। जया ने अपनी कलाई पर अपने नाम का टैटू गुदवाया था, लेकिन इसे जया से श्रेया में बदलने के लिए एक पेन का इस्तेमाल करती है। प्रदीप जया से केवल दहेज के लिए शादी कर रहा था और वह एक बहुत ही दयनीय व्यक्ति था जो ऐसा करने में सक्षम था, अपनी मनमानी करने के लिए किसी भी हद तक। जब उसकी पत्नी गायब हो गई तो उसे इसकी भी परवाह नहीं थी और केवल एक बात जो उसे परेशान कर रही थी वह यह थी कि उसके पास सारे गहने थे। प्रदीप ने स्थानीय इंस्पेक्टर टीपी त्रिभुवन के पास रिपोर्ट भी दर्ज कराई। जया ने अपनी माँ से विनती की थी कि उन्हें आगे पढ़ने दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। जया देहरादून जाकर ऑर्गेनिक में अपना करियर बनाना चाहती थी, खेती, क्योंकि उनका मानना था कि यही भविष्य है। दरअसल जया की वैसे तो भागने की कोई योजना नहीं थी,
लेकिन जब वह गलती से दीपक के साथ स्टेशन पर उतर गई तो उसे पता चल गया कि एक मौका उसके हाथ लग गया है। जया गहने बेचकर अपनी कॉलेज की फीस भरना चाहती थी। इस बीच पुलिस अधिकारी श्याम मनोहर ने मामले को देखना शुरू किया जब दीपक उनके पास गया और एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की। मनोहर 15,000 रुपए की रिश्वत मांगता है लेकिन 5,000 रुपए में समझौता कर लेता है। वह कांस्टेबल दुबे और बेला के साथ काम करता है। मनोहर को त्रिभुवन से लापता व्यक्ति की रिपोर्ट मिलती है जिसमें ट्रेन का नाम और घटना की तारीख जैसी कई समानताएं हैं। मनोहर ने जया की फोटो मांगी और पता चला कि जया 150 ग्राम सोने के गहने ले जा रही है। श्याम मनोहर को एहसास हुआ कि कुछ संदिग्ध था और जया वह नहीं थी जो वह होने का दिखावा कर रही थी। जया ने बताया कि उसका नाम पुष्पा रानी है, लेकिन मनोहर को दूसरे थाने से सूचना मिली कि जया नाम की एक महिला उसी दिन और उसी ट्रेन से लापता हो गई है। मनोहर ने जया का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह हमेशा झूठ बोल रही थी। मनोहर की योजना थी कि वह प्रदीप से पैसे लेगा और जया के पास जो गहने हैं उनमें से एक हिस्सा भी अपने पास रख लेगा। मनोहर को पता चला कि जया ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं और आलम सराय में हेमा त्रिपाठी को 5,000 रुपए के 5 मनीडर भेजे हैं। मदद करने वाले अजनबियों की उदारता ने फूल के दिल पर गहरा प्रभाव डाला और इससे उसे अपने बारे में कुछ एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि जब उसने कड़ी मेहनत की और अपनी सेवाओं के बदले में पैसे प्राप्त किए तो उसे कितनी संतुष्टि मिली। फूल ने मंजू की चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वह स्वतंत्र महसूस कर रही थी और यह अपने आप में उसके लिए एक बहुत ही मुक्तिदायक एहसास था। जया गुंजन के साथ काम करती है और फूल के लिए लापता व्यक्ति के पोस्टर प्रकाशित करती है। गुंजन के पास एक प्रिंटिंग प्रेस थी। इस बीच जया का झूठ पकड़ा गया। त्रिभुवन द्वारा भेजी गई लापता दुल्हन की तस्वीर जया से मेल खाती है और श्याम मनोहर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह उसे उसके पति को सौंपने जा रही थी। जया को जब एहसास हुआ कि इतनी मिन्नत करने के बाद भी कोई उन्हें वह करने देने को तैयार नहीं है जो वह करना चाहती है तो वह टूट गई। उसने मनोहर से कहा कि उसकी गलती यह थी कि वह पढ़ना चाहती थी और वह इतनी भोली थी कि उसे विश्वास था कि चूंकि वह वयस्क है इसलिए वह एक लोकतांत्रिक देश में अपने फैसले खुद कर सकती है। उसने पैसे देहरादून के एक कृषि कॉलेज में भेज दिए थे जहां वह आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसने मनोहर को बताया कि उसका पति किस तरह का आदमी है और उसके साथ जाने पर वह उसका जीवन नरक बना देगा। मनोहर भले ही एक भ्रष्ट पुलिस वाला था लेकिन वह अंदर से अभी भी बुरा आदमी नहीं था। उसकी संपत्ति थे। प्रदीप ने पुलिस स्टेशन में जया को थप्पड़ मारा। प्रदीप जया के साथ जाने वाला था तभी अचानक मनोहर ने उसे रोक लिया। उन्होंने प्रदीप से कहा कि हालांकि मामला सुलझ गया है लेकिन एक और मामला चल रहा है और इस वजह से वह प्रदीप को जया को ले जाने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि जया 18 साल से अधिक की थी और क्योंकि वह नहीं जाना चाहती थी इसलिए उन्हें प्रदीप के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा अगर उसने उसे उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर किया। मनोहर एक डराने वाला आदमी था और ऊपर तब तक वह प्रदीप से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था जिससे प्रदीप को लगने लगा कि वह कुछ नहीं कर सकता। मनोहर ने यह स्पष्ट कर दिया कि दहेज लेना अपराध है और प्रदीप ने कई गवाहों के सामने स्वीकार किया कि उसने दहेज लिया है। प्रदीप हैरान था और उसने मनोहर को धमकाने की कोशिश की लेकिन उसकी यह चाल भी उतनी कारगर नहीं रही जितनी उसने उम्मीद की थी। जया को आगे की पढ़ाई करने का मौका मिला और उसके पोस्टरों के कारण फूल आखिरकार संपर्क करने में सक्षम हो गया और वापस दीपक के पास उसके गांव सूरजमुखी आ जाओ। श्याम मनोहर ने जया के गहने नहीं लिए और उससे कहा कि वह अपने जुनून को आगे बढ़ाए और जीवन में सफल बने। जया दीपक के परिवार से दोबारा मिलने का वादा करके चली गईं, जिनके साथ उनका बहुत मजबूत रिश्ता बन गया था। दीपक जिस तरह का आदमी था उससे फूल बेहद खुश थी। सजनी रे कैसे कटे दिन रात।